कहानी के मुख्य किरदार लुकास अपनी पत्नी बेला के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। वो रोते हुए उससे तलाक के लिए रजामंदी मांग रहा है। जमीन तक झुकते हुए लुकास की हालत देख बेला अपनी जीत का आनंद लेते हुए मुस्कुराती है और तलाक के लिए तैयार हो जाती है। वो आराम से कुर्सी पर बैठी लुकास की ओर देखकर कहती है कि तलाक के बदले वो उसे क्या दे सकता है। लुकास अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करता है और होंठ काटता है ताकि अपमान सह सके। उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है और इसका कारण है उसका परिवार, खासकर उसका नफरत से भरा पिता। सारा दिन उसका बूढ़ा पिता शराब पीता है या जुआ खेलता है। वो अपने बेटे पर चिल्लाता है जो अब बड़ा हो चुका है। अपनी माँ की मौत के बाद लुकास अपने पिता के साथ रहने लगा क्योंकि उसके पास और कोई परिवार नहीं था। लेकिन उसका पिता कभी उसकी परवाह नहीं करता। लुकास को ऑफिस के काम के अलावा कई पार्ट टाइम नौकरियां करनी पड़ती हैं ताकि वो खुद को कंगाल होने से बचा सके। वो एक डाइनर में वेटर का काम भी करता है ताकि खुद का पेट भर सके। एक दिन वो एक परिवार को डाइनर में आते देखता है। एक पिता और उनका छोटा बेटा। बच्चा शरारती होता है और पानी गिरा देता है। पिता लुकास से तौलिए या नैपकिन मांगते हैं। बच्चे को उसकी गलती का एहसास नहीं होता, लेकिन पिता उसे डांटने के बजाय प्यार से संभालते हैं। लुकास यह देख समझता है कि वो दूसरों के ऐसे पारिवारिक रिश्तों से जलता है। वहीं उसके घर पर उसका पिता फिर से नशे में धुत होकर उससे 10 मिलियन उधार मांगता है। लुकास इस मांग से हैरान होता है क्योंकि उसके लिए ये रकम बहुत बड़ी है। वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता वादा करते हैं कि वो इस पैसे को दोगुना करके लौटाएंगे। वो एक नई मुद्रा के बारे में बताते हैं जो भविष्य को पूरी तरह बदलने वाली है और उसमें निवेश करना चाहते हैं। लुकास कहता है कि उसे अपनी मेहनत की कमाई इस तरह के शक वाले मौकों पर दांव पर लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिता उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो मानते हैं कि उन्होंने हमेशा लुकास के लिए परेशानी ही खड़ी की है। शराब पी, गुस्सा किया और यहाँ तक कि हाथ भी उठाया, लेकिन अब वो लुकास से एक और मौका मांगते हैं। उनकी आंखों में आंसू है और वो पूरी सच्चाई से मदद मांग रहे हैं। लुकास परेशान होता है लेकिन अपने पिता को मना नहीं कर पाता। आखिरकार वो उनकी बात मान लेता है क्योंकि वो अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहता है। लुकास ने आखिरकार अपने पिता पर आखिरी बार भरोसा करने का फैसला किया और उन्हें पैसे उधार दे दिए। पिता बेहद भावुक होकर लुकास का शुक्रिया अदा करते हैं, उसे गले लगाते हैं और वादा करते हैं कि लुकास को इस फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी खुशियां लुकास को ज्यादा उम्मीद नहीं देती। बहुत जल्द लुकास का आखिरी करीबी रिश्तेदार भी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। लुकास अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। जिस मुद्रा में उसके पिता ने निवेश किया था उसके बारे में सोचना भी पीछे छूट जाता है। लुकास के पिता की मौत एक कार दुर्घटना में होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के कारण उनका नियंत्रण बिगड़ गया था और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। अपने परिवार के आखिरी सदस्य को खोकर लुकास दुखी महसूस करता है, लेकिन साथ ही वह खुद को एक तरह से आजाद भी पाता है। इन मिले जुले भावनाओं के बीच वो समय बिताने के लिए शराब पीने लगता है, जैसा उसके पिता अक्सर किया करते थे। अकेले रहकर लुकास अपनी जिंदगी की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सोचता है। डिनर करते हुए वह टीवी देखता है जिसमें एक युवा व्यक्ति का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है। उसकी उम्र कम होने के बावजूद उसने निवेश के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। लुकास सोचता है कि शायद उसकी सफलता का मतलब एक अच्छा घर खरीदना होगा, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह 4 बिलियन कोरियन वॉन के बड़े एसेट्स की बात कर रहा है। ये सुनकर लुकास चौंक जाता है। होस्ट उस व्यक्ति से पूछता है कि उसने किसमें निवेश किया था। वह बताता है कि उसने बिटकॉइन चुना था, वही मुद्रा जिसके बारे में लुकास के पिता ने बात की थी। लुकास तुरंत सब समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि टीवी पर दिखने वाला यह व्यक्ति उसी चीज में निवेश करके अमीर बन गया जिसे उसने खुद नकारा था। वह टेबल पर रखे अपने फोन को उठाता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने सब सही सुना है, ऑनलाइन वॉलेट डाउनलोड करता है। होस्ट इस पर चर्चा करता है कि अगर किसी ने शुरुआत में बिटकॉइन में निवेश किया होता तो यह कितना फायदेमंद होता। इंटरव्यू में बताया जाता है कि उस समय किए गए निवेश का मूल्य 2500 गुना बढ़ चुका है। लुकास अपने अकाउंट में भारी रकम देखता है और लगभग बेहोश हो जाता है। बिटकॉइन की कीमत में भारी उछाल ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और लुकास को लगता है कि वह इस खुशी को संभाल नहीं पाएगा। उसके अकाउंट में अब 25 अरब वॉन है और वह इस पर यकीन नहीं कर पा रहा है। लुकास का शुरुआती निवेश अब 1000 गुना बढ़ चुका है। पूरा शाम वह सदमे में अपने ऑनलाइन वॉलेट को बार बार चेक करता रहता है ताकि यकीन कर सके कि यह सच है। ठंडी रात में लुकास अपनी बाइक लेकर सड़क पर निकल जाता है। काफी समय बीतने के बाद भी उसे यकीन नहीं हो पाता कि उसके खाते में 20 बिलियन से ज्यादा रकम है। घर लौटने पर भी वह बाजार की कीमतें चेक करना नहीं छोड़ पाता जो तेजी से बदल रही है। मन को शांत करने के लिए वह अपने माहौल को बदलने का फैसला करता है। अगली सुबह तक उसके खाते में कुछ 100 मिलियन और बढ़ जाते हैं। लुकास सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे अब अपनी संपत्ति बेच देनी चाहिए क्योंकि उसके पास पहले ही इतनी बड़ी रकम है, लेकिन उसके भीतर की दुविधाएं खत्म नहीं होती। वह सोचता है कि उसने हमेशा अपनी जिंदगी में मितव्ययता से काम लिया है, इसलिए धैर्य रखना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा उस पर भारी पड़ती है। लुकास फिर से अपनी बचत को चेक करने का फैसला करता है। वह पसीने से तरबतर होकर अविश्वास में प्रार्थना करता है क्योंकि जब वह अपना दिमाग साफ करने बाहर गया था तब तक उसकी संपत्ति में और $2 मिलियन का इजाफा हो गया था। इसका मतलब अब उसके पास 2 बिलियन वॉन से ज्यादा है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद लुकास अब भी ऑफिस में काम करने जाता है। उस विभाग के प्रमुख जहाँ लुकास काम करता है एक मीटिंग में कंपनी के संभावित ग्राहकों पर चर्चा करते हैं। कर्मचारी बुसान में स्थित एक क्लिनिक के साथ काम करने से जुड़े जोखिमों पर बात कर रहे होते हैं। विभाग प्रमुख सुझाव देते हैं कि किसी को इस मामले पर बात करने के लिए बुसान भेजा जाए, लेकिन लुकास को छोड़कर कोई भी इस जिम्मेदारी को लेने की पहल नहीं करता। सबकी नजरें झुकी हुई होती हैं। विभाग प्रमुख लुकास से पूछते हैं कि क्या वह इस यात्रा के लिए तैयार है क्योंकि वह थका हुआ दिख रहा है। लुकास जो सारा समय अपनी संपत्तियों की जांच में बिताता है कहता है कि वह ठीक है। प्रमुख फैसला करते हैं कि लुकास को इस काम के लिए एक सहायक की जरूरत होगी। तभी कंपनी की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय लड़की सू खुद को इस काम के लिए पेश करती है। लुकास के सहकर्मी उसे देखकर उत्साहित हो जाते हैं इस ख्याल में कि उसे उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। दूसरे पुरुष कर्मचारी तुरंत चिल्लाने लगते हैं कि वे भी इस बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, लेकिन बॉस फैसला करते हैं कि लुकास और सू दोनों ही बुसान के लिए निकलते हैं ताकि व्यापारिक मुद्दों को हल किया जा सके। सू कहती है कि उसे अपनी कार चलाना बहुत पसंद है जिसे उसके भाई ने पिछले साल बेची थी। बुसान सू का जन्म स्थान है और पहले वो अक्सर घर जाती थी, लेकिन अब उसके पास बहुत काम और सप्ताह अंत में खेल होते हैं, इसलिए समय नहीं मिल पाता। वे थोड़ी देर बात करते हैं और लुकास सोचता है कि अब जब उसके पास बहुत सारा पैसा है तो उसे अपनी
जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए। उनकी यात्रा आराम से चलती है और लुकास और सू के बीच सुखद बातचीत होती है। जब वे रास्ते में एक ब्रेक लेते हैं तो लुकास लड़की के लिए कॉफी खरीदता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि उसकी सहकर्मी सू काम से जुड़े मुद्दों पर इतनी उत्सुकता से चर्चा करती है और सू लुकास का धन्यवाद करती है। सू थोड़ी शर्मिंदगी में इधर उधर देखती है, उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। अंत में वह सोचकर लुकास से पूछती है कि क्या वह शाम को उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहता है। सू काफी समय से शॉपिंग पर नहीं गई है और उसके पास बात करने के लिए भी कुछ है। लुकास इस विचार पर सोचता है, लेकिन फिर तय करता है कि यह अच्छा होगा अगर वह खुद को थोड़ा विचलित कर ले, इसलिए वह सहमति दे देता है और फिर दोनों शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। पहले वे एक कपड़े की दुकान में जाते हैं जहाँ वे बिजनेस सूट देखते हैं। लुकास, जो शॉपिंग की आदत खो चुका है, नहीं समझ पाता कि वह वही चीज इंटरनेट पर क्यों नहीं मंगा सकता, और वो भी ज्यादा सस्ते दाम पर। तभी सू अचानक लुकास से मदद देने की पेशकश करती है कि वह सूट खरीदने में उसकी मदद करे, और लुकास को यह ऑफर सुनकर हैरानी होती है। यह कपड़े एक तरह से रिश्वत है, क्योंकि लड़की के पास एक अजीब सा अनुरोध है। लुकास के पास शॉपिंग करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं, इसलिए वह सू से कहता है कि वह इस अजीब बातचीत को अब और न टाले। सू बहुत शर्माते हुए शब्दों का चुनाव करती है और आखिरकार लुकास से कहती है कि क्या वह उसके माता पिता के सामने उसका बॉयफ्रेंड बनने का किरदार निभा सकता है। लुकास चौंक जाता है, लेकिन सू उसे समझाती है कि उसकी छोटी बहन पहले ही किसी के साथ रिश्ते में है और उसके माता पिता सू को जल्दी से रिश्ते में बंधने के लिए कह रहे हैं। यह अप्रत्याशित अनुरोध सुनकर लुकास उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह अपनी सहकर्मी की मदद करने पर सहमत हो जाता है। शाम को वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सू के माता पिता अपनी बेटी के चुने हुए लड़के से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वे लुकास से शिष्टाचार से बात करते हैं, मजाक करते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। वे ये जानने की कोशिश करते हैं लुकास और सू के बीच बातचीत के दौरान सू की माँ जानती है कि वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। लुकास इसे स्वीकार करता है और सू की माँ यह पूछती है कि वे दोनों अच्छे दोस्त कैसे बने। लुकास बताता है कि जब उसने सू को उनके काम की बुनियादी बातें सिखाई तब से वे एक दूसरे के करीब आए। यह जवाब सू के माता पिता को पसंद आता है और वे शांति से अपना भोजन जारी रखते हैं। लुकास को अपनी पूर्व पत्नी के रिश्तेदारों के साथ एक बिल्कुल अलग डिनर याद आता है, जो भावनाओं के मामले में बहुत नकारात्मक और आक्रामक थे। उन्होंने लुकास पर चिल्लाया, बहुत सारे सवाल पूछे, खासकर लुकास के माता पिता के बारे में जो उस समय तक मर चुके थे। वे पैसे और संपत्ति के बारे में लगातार सवाल करते रहे और लुकास पर दबाव डाला कि शादी के बाद वह उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर होगा। लुकास को इन रिश्तेदारों से अपार दबाव और तिरस्कार का सामना करना पड़ा था और वह कभी भी अपनी पूर्व पत्नी के रिश्तेदारों को प्रभावित नहीं कर सका। सू के माता पिता ने उसे गर्मजोशी से और स्नेह से स्वीकार किया, जिससे वह शांति महसूस करता है। सू की माँ लुकास से पूछती है कि क्या उसे खाना पसंद आया और वह उसे खूब तारीफ करता है। सू के साथ इस नकली डेट का अनुभव लुकास के लिए पूरी तरह से अलग था, जो उसने अपनी पूर्व शादी में अनुभव किया था। मुलाकात के बाद सू के माता पिता ने उन्हें गर्मजोशी से अलविदा कहा और दोनों इस मुलाकात से खुश थे। सू की माँ सू को यह इशारा करती है कि उसे रात को घर वापस नहीं जाना चाहिए। लुकास सोचता है कि केवल पैसे ने ही उस शाम उसे असहज महसूस होने से बचाया, क्योंकि उसकी पूर्व पत्नी ने उसकी आत्मविश्वास को कुचल दिया था। सू की माँ हंसी में सू और लुकास से कहती है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए पोती पैदा करनी चाहिए। लुकास इस गर्म स्वागत से थोड़ा झिझकता है और पसीने से तर हो जाता है। वह सू के माता पिता को यह कहते हुए सुनता है कि वह उनकी बेटी के लिए बुरा नहीं है। रिश्तेदारों से मिलने के बाद लुकास और सू समुद्र तट पर सैर करने जाते हैं। सू लुकास से शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, कहती है कि वह बहुत शर्मिंदी महसूस कर रही थी उस शाम को लेकर, लेकिन लुकास तुरंत उसे शांत करने की कोशिश करता है। सू कहती है कि उसने लुकास के चेहरे पर उसके कड़े और तनावपूर्ण भाव देखे थे, जो उसकी पूर्व शादी के बुरे यादों की वजह से थे। लुकास को एहसास होता है कि सू को उसकी पिछली शादी के बारे में पता है और वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। सू की माँ ने उसे स्नेहपूर्वक और अच्छे से पेश आकर खाना दिया था, जिससे वह परेशान नहीं हुआ, लेकिन चूंकि लड़की अभी भी पछता रही थी, उसने सुझाव दिया कि वह स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ दिलचस्प जगहों पर घूमे। सू तुरंत सोचने में डूब जाती है कि सबसे अच्छा रास्ता कैसे बनाया जाए। वह इतनी गहरी सोच में खो जाती है कि लुकास से आगे निकल जाती है और लुकास उसे धीमा चलने के लिए बुलाता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि सू बस इस काम में बहुत दिलचस्पी ले रही है और वह एक हल्की हंसी छोड़ता है। सू की माँ की वह बात कि वह बहुत जिद्दी है सच साबित हो जाती है। अचानक सू की नजर समुद्र तट पर कुछ देखती है और उसे एक विचार आता है। वह लुकास को उस जगह की ओर इशारा करती है जहाँ वह उसे ले जाना चाहती है। लुकास उस स्थान को देखकर असहज महसूस करता है और घबराकर मुस्कुराता है। सू का ध्यान एक तंबू की ओर जाता है जो पास में एक भविष्यवक्ता का था। जब दोनों भविष्यवक्ता से भविष्य जानने का निर्णय लेते हैं तो सू को अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि उसके पास शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा है। भविष्यवक्ता लड़की को एक अच्छे इंसान और सहकर्मी के रूप में वर्णित करती है और सू बहुत खुश हो जाती है कि भाग्य उसके जीवन में मदद करेगा। फिर भी भविष्यवक्ता सू को यह बताती है कि हाल ही में उसने कुछ खो दिया है और उसे अपनी ताकत को पहचानने और किसी भी अवसर को खोने से बचने के लिए और साहसी होना चाहिए। लुकास इस बातचीत को चुपके से सुनता है, लेकिन वह इस तरह की भविष्यवाणियों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। भविष्यवक्ता यह भी कहती है कि सू को एक और मौका मिलेगा और उसे मजबूत और सजग रहना होगा। लुकास को भविष्यवक्ता की बातों पर एक गहरी आह निकलने से मुश्किल होती है, लेकिन सू उसे मनाती है कि वह भी भविष्यवाणी में भाग ले। लड़की के अनुसार भविष्यवक्ता भरोसेमंद है, लेकिन लुकास के पास कोई सवाल नहीं होते जिनका वह जवाब जानना चाहता हो। वह फिर से सू की रुचियों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन भविष्यवक्ता की दृष्टि पहले से ही उस पर टिकी होती है। सबसे पहले वह महिला लुकास के बारे में जो कुछ बताती है वो उसके भूखे दिनों के बारे में है और यह लुकास को चौंका देता है। वह हैरान है कि भविष्यवक्ता को उसके युवा दिनों में गरीबी का कितना पता है। फॉर्चून टेलर ने लुकास की किस्मत को पहचान लिया था और वो उसकी किस्मत से जलने लगी। फॉर्चून टेलर ने लुकास को सलाह दी कि वो दुनिया घूमे और अलग अलग अनुभव ले, क्योंकि इससे उसकी किस्मत और ज्यादा बढ़ेगी। वो उसे यकीन दिलाती है कि लुकास अपनी जिंदगी वैसे जी सकता है जैसे वो चाहता है, बिना अपने अतीत को देखे, और वो जरूर कामयाब होगा। स्यू मजाक में जानने की कोशिश करती है कि लुकास अपनी पर्सनल लाइफ में कितना लकी है। लुकास तुरंत फॉर्चून टेलर की बातों के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बदले। फिर भी उसे अच्छे प्रेडिक्शंस सुनकर खुशी होती है। जब फॉर्चून टेलिंग की पेमेंट का वक्त आता है
लुकास भारी रकम देखकर हैरान हो जाता है। हालांकि उसके अकाउंट में उससे सैकड़ों गुना ज्यादा पैसे हैं। फिर भी वो दोनों फॉर्च्यून टेलर के पास से खुश मन से निकलते हैं। सीयू लुकास को मार्केट में उसके साथ सीईओ खाने का न्योता देती है। वो उस सोच में डूबे आदमी को उसकी जैकेट पकड़कर अपने साथ खींच लेती है। लुकास को अब भी समझ नहीं आता कि उसके फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन उसे अब उसमें दिलचस्पी होने लगी है। 4 दिनों के अंदर दोनों ने बुसान में अपने काम को सेट कर लिया। इसके बाद वो लोग बिजनेस ट्रिप से वापस लौटते हैं। लुकास जैसे ही अपने वीरान अपार्टमेंट में लौटता है, वो तुरंत अपने कंप्यूटर पर बिटकॉइन का रेट चेक करने भागता है। शुरुआत में वो इस बात से घबरा जाता है कि उसने पहले ही अपने एसेट्स क्यों नहीं बेचे, क्योंकि उसे 200 मिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन बहुत जल्द वो हर घंटे 300 मिलियन कमा लेता है। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आता कि एसेट्स के साथ क्या करना है। वो मानसिक रूप से थका हुआ है, क्योंकि उसने पूरा वीकेंड बिटकॉइन रेट देखते हुए बिता दिया। उसे ये सोचकर परेशानी हो रही है कि एसेट्स कब बेचे जाएं, या फिर उन्हें बेचना सही रहेगा या नहीं। लेकिन वीकेंड खत्म हो जाता है और वो ऑफिस वापस चला जाता है। लंच ब्रेक के दौरान वो अपने कलीग्स को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते सुनता है। नतीजा ये होता है कि लुकास सही से आराम नहीं कर पाता। अब उसके अकाउंट में 40 बिलियन है और वो सोच रहा है कि क्या बिटकॉइन की कीमत और बढ़ सकती है। उसके कलीग्स उत्सुकता से पूछते हैं कि सीयू के साथ बुसान का ट्रिप कैसा था। लुकास बस ये कहता है कि वो शांत है। उसके सीनियर कलीग्स उसका हल्का मजाक उड़ाते हैं। लुकास के कलीग्स फिर से इन्वेस्टमेंट्स पर डिस्कशन करने लगते हैं। मैनेजर, जिसके डिप्टी लुकास है, कहता है कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। ये सुनकर लुकास के होश उड़ जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं कि काश उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया होता तो अब तक वो ज्यादा कमा लेते। वो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के पॉसिबल ऑप्शंस को डिटेल में स्टडी करने का डिसाइड करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी पर डिस्कशंस और ज्यादा जोश भरे हो जाते हैं। इस बार लुकास ने अपने कलीग्स की बातों पर ध्यान दिया। उनकी बातें सुनने के बाद लुकास डिसाइड करता है कि बिटकॉइन का प्राइस और बढ़ेगा। उसकी लालच बढ़ने लगती है। वो तय करता है कि अभी अपने एसेट्स नहीं बेचेगा। लुकास मार्केट में बिटकॉइन के प्राइस चेंजेस को ध्यान से मॉनिटर करना जारी रखता है। लेकिन लुकास तब शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत गिर गया है। इससे उसे 6 अरब वोन का लॉस हो गया। वर्क ब्रेक के दौरान वो फ्रेश एयर लेने बाहर जाता है। लॉस किए हुए पैसे उसे चैन नहीं लेने देते। लुकास अपने होश में आने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि जो पैसे उसने वेट करने में खोए वो उसकी एक 140 साल की सैलरी के बराबर हो सकते थे। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और अपने एसेट्स चेक करता है। लुकास पर घबराहट हावी हो जाती है। वो सोचता है कि क्या उसे अपने बिटकॉइन अभी बेच देने चाहिए। अब और लालच करने की जरूरत नहीं है। उसके पास पहले ही 30 बिलियन वोन से ज्यादा है। तभी उसके पास उसके कलीग्स आ जाते हैं जो जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है। लुकास अचानक चौंक जाता है। वो इस इंटरप्शन के लिए तैयार नहीं था। उसका एक कलीग हंसते हुए पूछता है कि क्या लुकास बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। लुकास नर्वस होकर जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। कलीग्स को लगता है कि लुकास की हालत देखकर जरूर इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लुकास उन्हें सही रकम नहीं बताता, लेकिन उसके कलीग्स फिर भी उसे सपोर्ट करते हैं और गुड लक विश करते हैं। लुकास भारी सांस लेता है और सोचने लगता है कि क्या बिटकॉइन का प्राइस सच में फिर से बढ़ेगा। वो अपने कलीग्स से पूछता है कि क्या उन्होंने हाल का प्राइस कोलैप्स देखा है। सभी कलीग्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और सिर हिला देते हैं। लुकास ये जानने की कोशिश करता है कि वो लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तभी उसका एक कलीग कहता है कि वो प्राइस फॉलो नहीं करता। न्यूज में करंट बिटकॉइन रेट दिखता है और लुकास एकदम निशब्द हो जाता है। बिटकॉइन की कीमत फिर से तेजी से बढ़ गई है। लुकास राहत के मारे रोने लगता है। उसके कलीग्स बहादुरी से उसे सहारा देते हैं। वो उसे यकीन दिलाते हैं कि असली ग्रोथ तो अभी शुरू हुई है। पता चलता है कि उनमें से एक ने भी बिटकॉइन खरीदे थे और पहले ही 1 मिलियन से ज्यादा कमा चुका है। हालांकि लुकास अब भी एक और गिरावट से बेहद डरा हुआ है, लेकिन उसके कलीग्स का कॉन्फिडेंस उसे उम्मीद देता है कि शायद वो और इंतजार कर सकता है। और अगले ही दिन बिटकॉइन की कीमत में एक जबरदस्त उछाल आता है। ये पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। हर कोई क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बात कर रहा है। बिटकॉइन अब गोल्ड से भी बड़ी वैल्यू का स्टोर बन गया है। अगले दिन इसकी कीमत आसमान छूने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि लुकास के करंट एसेट्स एक 100 बिलियन वोन को पार कर जाते हैं। जब लुकास इस टोटल अमाउंट को देखता है, वो हिस्टेरिकल हो जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो पसीने में भीग गया है और उसे नॉर्मल तरीके से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लुकास सिर्फ खुद को शांत करने की कोशिश करता है। वो गहरी सांस लेकर खुद को याद दिलाता है कि ये तब तक उसका पैसा नहीं है जब तक वो अपने एसेट्स बेच नहीं देता। अब सही वक्त था कि वो डिसीजन ले। वो इसे और टाल नहीं सकता था। लेकिन लुकास इस सोच से परेशान है कि क्या उसे सब कुछ बेचना चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इतनी बड़ी रकम के साथ वो किसी गलत कदम से डरता है। लालच उस पर हावी हो जाती है। वो सोचता है कि शायद वो और कमा सकता है। डरावने विचार उसे घेर लेते हैं। वो चाहता है कि बस बैठे बैठे अरबों कमा ले। इन्हीं ख्यालों में वो तय करता है कि थोड़ी देर और इंतजार करेगा। लेकिन तभी उसके पिता की आवाज उसकी यादों में गूंजती है, जिन्होंने उसे कभी यकीन दिलाया था कि सब ठीक हो जाएगा। लुकास अपनी अलमारी पर रखे अपने पिता की एक फ्रेम की हुई फोटो को देखता है। एक समय था जब उसके पिता को लगा था कि नई करेंसी खरीदना उनके लिए एक बेहतर इंसान और पेरेंट बनने का मौका है। जब उनके पिता जुआ खेलते थे तो हमेशा वादा करते थे कि अगर उन्होंने बड़ा जीता तो लुकास को नए कपड़े और बैग दिलाएंगे। लेकिन वो हमेशा अपनी जिंदगी को टालते ही रहे। लुकास को एहसास होता है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। अगले दिन सीयू ऑफिस में एक्टिवली काम कर रही होती है। सीयू ऑफिस में जरूरी डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रही होती है। काफी देर तक बैठे रहने के बाद वो स्ट्रेच करके खुद को रिलैक्स करती है। सीयू नोट करती है कि लुकास उनके लौटने के बाद से ऑफिस में कभी दिखा ही नहीं। वो एक मैनेजर के पास जाती है और अपना काम दिखाती है। मैनेजर उसके काम की तारीफ करता है और उसे धन्यवाद देता है। मैनेजर बताता है कि लुकास ने एक दिन की छुट्टी ली है क्योंकि वो ऑफिस में नहीं है। सीयू उम्मीद करती है कि लुकास के साथ कुछ भी सीरियस ना हुआ हो। इसी बीच लुकास आखिरकार घर से निकलता है और शॉपिंग पर जाता है। उसकी पहली डेस्टिनेशन एक कार शोरूम होती है।
वहाँ का कर्मचारी उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई खास डिमांड है। लुकास थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन एक कार उसकी अटेंशन खींच लेती है। ये हाल ही में रिलीज हुई व्हाइट फरारी मॉडल होती है, जो सिटी ड्राइविंग और स्पोर्ट्स दोनों के लिए बनी है। लुकास इसे खरीदने का डिसाइड करता है, लेकिन जब शोरूम का कर्मचारी पेमेंट ऑप्शंस के बारे में बात शुरू करता है, लुकास उसे बीच में ही रोक देता है। वो अपना बैंक कार्ड निकालता है और तुरंत पेमेंट करने की पेशकश करता है। वो इस नई कार के लिए लंप सम पेमेंट करना चाहता है। एक दिन पहले लुकास ने अपने एसेट्स बेचे और एक $100 मिलियन या 100 बिलियन वॉन कमाए थे। अब लुकास यंग और रिच है और बहुत खुश भी। हालांकि उसे तुरंत ये समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम का क्या करे। वो पहले कार खरीदने का फैसला करता है। अब उसे शोरूम से कार डिलीवर होने का इंतजार करना होगा। पुराने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बड़ी रकम खर्च करने के बाद लुकास शोरूम से बाहर निकलता है। उसे अचानक घबराहट होती है कि उसने लगभग आधा बिलियन वॉन खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उसने अपनी नई जिंदगी के पहले बड़े और जरूरी खर्च का कदम उठा लिया है। लुकास ने एक लिस्ट बनाई थी जो कभी सिर्फ सपनों में ही थी। अब लिस्ट का अगला आइटम है एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदना। रियल एस्टेट एजेंसी में कर्मचारी लुकास का बड़े उत्साह से स्वागत करते हैं। लुकास बताता है कि उसे एक स्पेशियस अपार्टमेंट चाहिए जो नए बिल्डिंग में हो और हाँ, नदी के व्यू के साथ हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आमतौर पर बहुत महंगी होती है। एजेंसी के कर्मचारी इस क्लाइंट में खास दिलचस्पी लेते हैं। फिर लुकास और रियल्टर एक ऑप्शन देखने जाते हैं। ये एक बड़ा और नई बिल्डिंग वाला कॉम्प्लेक्स है जहाँ रहना लुकास को 22 अरब वॉन का पड़ेगा। रियल्टर लुकास को उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की खासियतों के बारे में बताता है, जैसे वॉकिंग पाथ्स, गार्डन और स्विमिंग पूल। इस कॉम्प्लेक्स का एक और बड़ा फायदा है उसका जिम। वो अपार्टमेंट जो वो देखने वाले हैं वो 11वें फ्लोर पर है। रियल्टर लुकास को फॉलो करने को कहता है। जैसा कि कई कोरियन अपार्टमेंट्स में होता है, यहाँ का दरवाजा एक की कार्ड से खुलता है। अंदर कदम रखते ही लुकास अपार्टमेंट के साइज को देखकर हैरान रह जाता है। ये इतना बड़ा है कि यहाँ मॉर्निंग जॉगिंग भी हो सकती है। रियल्टर उसे बताता है कि ये अपार्टमेंट पूरी तरह फर्निश्ड है और इसमें सबसे हाई क्वालिटी मटेरियल से बना फर्नीचर है। वो लड़की 2 बाथरूम्स दिखाती है जो हर एक लुकास के अभी के अपार्टमेंट से भी बड़े हैं। लुकास मजाक करता है कि यहाँ मच्छरों और बाहर के शोर से डरने की जरूरत नहीं है। रियल्टर जवाब देता है कि ये हाई राइज बिल्डिंग्स का एक बड़ा फायदा है। लुकास के लिए ये जगह इतनी शानदार है कि वो कम कंफर्टेबल कंडीशंस में भी यहाँ रहने को तैयार है। वो खिड़की खोलता है और नदी के व्यू के सामने निशब्द रह जाता है। व्यू इतना खूबसूरत और इम्प्रेसिव है कि वो इसे जोर से सराहने लगता है। रियल्टर क्लाइंट से उसकी राय पूछता है और उसे दूसरे ऑप्शंस दिखाने की पेशकश करता है, लेकिन लुकास इस अपार्टमेंट से पूरी तरह संतुष्ट है। वो उसके साथ आई लड़की की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो यही ऑप्शन ले रहा है। रियल एस्टेट एजेंसी उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती है जिस पर लुकास तुरंत साइन कर देता है। लुकास को एक इनिशियल फीस और ब्रोकरेज कमीशन देने का कहा जाता है, लेकिन लुकास अपना साथ लाया सूटकेस निकालता है और जवाब देता है कि वो पूरी रकम एक साथ चुकाएगा। वो सूटकेस खोलता है और साफ करता है कि ये रकम कैश में चुकाई जाएगी। लड़कियां इस भारी रकम को देखकर सहम जाती हैं। लुकास उनसे ब्रोकरेज फीस का चेक देने को कहता है। इस बीच लुकास के ऑफिस में मैनेजर पेंट्री में अपनी एक कलीग के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। पिछली रात उसने उसे एक रेस्टोरेंट ले जाया था और अब उसे एक और बेहतर जगह पर ले जाने की पेशकश करता है। वो हंसते हुए लड़की को एक नाइट लुक का लालच देता है और लड़की उसके फ्लर्ट में फंस जाती है। अचानक ये फ्लर्टिंग सीन स्यू के पेंट्री में घुसने से रुक जाता है। स्यू जल्दी से मैनेजर डैन की तरफ बढ़ती है। डैन की गर्लफ्रेंड के वहां से जाने का इंतजार करते हुए स्यू थोड़ा दूर हटने का इशारा करती है और पास आकर खड़ी हो जाती है। वो डैन से कुछ जरूरी बात करना चाहती है। डैन इस अचानक हुए इंटरप्शन से चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि स्यू को उससे ऐसा क्या पूछना है। स्यू अपने कलीग को सख्त नजरों से देखती है और पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि डैन कहाँ रहता है? डैन हैरानी से पूछता है कि एक पॉपुलर लड़की जैसे स्यू को लुकास का एड्रेस क्यों चाहिए? स्यू जवाब देती है कि वो लुकास से मिलने जाना चाहती है क्योंकि उसका लंबे समय तक ऑफिस से गायब रहना उसे परेशान कर रहा है। डैन सोचता है कि क्या स्यू अपने सभी कलीग्स के लिए इतनी परेशान होती है, हालांकि उसे भी नहीं पता कि लुकास कहाँ रहता है। डैन सुझाव देता है कि वो उसे मैसेंजर पर कॉल करके एड्रेस पूछ सकते हैं। आखिरकार डैन लुकास से संपर्क करता है और लुकास तुरंत उन्हें अपना एड्रेस देने के लिए राजी हो जाता है। डैन लुकास की इस एक्टिव प्रतिक्रिया को देखकर सोचने लगता है कि क्या स्यू अपने सीनियर कलीग में इंटरेस्टेड है। स्यू, जो डैन की तरफ देख भी नहीं रही, आने वाली मुलाकात की खुशी में लगभग गुनगुना रही होती है। काम खत्म करने के बाद स्यू और डैन लुकास के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदते हैं और उसके घर के लिए निकलते हैं। स्यू रास्ते में सोचती है कि लुकास का घर कैसा होगा। उसके मन में आता है कि लुकास का छोटा सा अपार्टमेंट होगा क्योंकि वो अकेले रहता है। शायद घर साफ सुथरा और व्यवस्थित भी होगा। डैन भी लुकास के अपार्टमेंट की कल्पना करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि घर मिनिमलिस्टिक तरीके से सजा हुआ होगा क्योंकि लुकास अभी भी शादी से पहले वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। जब वो उस एरिया में पहुंचते हैं तो लुकास का घर उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकलता है। अंदर कदम रखते ही डैन और स्यू शॉक और हॉरर में पीछे हट जाते हैं। लुकास उनका स्वागत करता है और उनसे आने के लिए धन्यवाद देता है। साथ ही वो माफी मांगता है कि बीमार होने की वजह से वो ऑफिस में काम से दूर था। हालांकि जिस अपार्टमेंट में वे खड़े हैं वो उनकी सोच से भी ज्यादा गंदा और बदबूदार है। लुकास को इस बात की कोई परवाह नहीं होती क्योंकि वो यहाँ से जल्द ही शिफ्ट करने वाला है। डैन को ये अपार्टमेंट एक घर से ज्यादा वेयर हाउस जैसा लगता है। वो आसपास की बदबू से परेशान हो जाता है। लुकास उन्हें समझाता है कि यह बदबू अपार्टमेंट की वजह से नहीं बल्कि पास की सीवर लाइन लीक होने की वजह से है। स्यू अपनी उंगलियों से दीवार छूती है जो काले फंगस से पूरी तरह ढकी होती है। लुकास के इस अपार्टमेंट में इतने समय तक अकेले रहने की सोच से स्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डैन चुपचाप स्यू को देखता है जो इस हालत में कांपने लगती है। इमोशन से भरे होने के कारण वह फैसला करता है कि वह लुकास की मूव में मदद करेगा और बॉक्सेस कलेक्ट करने में भी हाथ बटाएगा। सो इस आइडिया को सपोर्ट करती है
लुकास क्लियर करता है कि क्या सब कुछ सच में ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर्स गंदे हो सकते हैं लेकिन उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। हीरो अपने दोस्तों की चिंता और मदद के लिए शुक्रगुजार है। वे पार्किंग लॉट में जाते हैं और डैन अचानक एक कार को देखकर हैरान रह जाता है। उसकी नज़र नई फेरारी मॉडल पर टिक जाती है। डैन समझ नहीं पाता कि इतनी लग्जरी कार यहाँ क्या कर रही है। डैन सोचता है कि वह इसे करीब से देखना चाहता है लेकिन अपने साथियों के सामने झिझक जाता है। लुकास उसकी दिलचस्पी देखते हुए शांत तरीके से फेरारी के पास जाता है और बॉक्सेस इसमें रखने का ऑफर करता है। डैन और सू अचानक इस प्रपोजल से चौंक जाते हैं। पहले तो डैन सोचता है कि लुकास ने मूव के लिए ये कार रेंट की होगी, लेकिन जब लुकास बताता है कि ये उसकी खुद की कार है तो डैन शॉक में पसीने से भर जाता है। सबको लगता है कि लुकास ने ये कार शायद इनहेरिट की है, वरना 400 मिलियन की कार कहाँ से आती। लेकिन डैन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, वो इस कार में राइड करना चाहता है। लुकास सजेस्ट करता है कि वे लोग उस अपार्टमेंट को भी देखें जहां मूव कर रही है। डैन और सू तुरंत एक्साइट होकर मान जाते हैं। वे लुकास की नई रेजिडेंस देखने को लेकर काफ़ी क्यूरियस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कार में सिर्फ एक पैसेंजर सीट है और सिर्फ एक ही इंसान लुकास के साथ जा सकता है। सू को यकीन है कि उसे अलग से जाना होगा क्योंकि वह सबसे छोटी है, लेकिन जब वह खुद को ऑफर करने की सोच रही होती है, डैन कहता है कि वह अलग से जाएगा। सू इस बात पर हैरान हो जाती है, लेकिन डैन कहता है कि उसे अभी अपनी कार भी लेनी है। वह कार की ओर बढ़ता है और वादा करता है कि वह लुकास और सू को फॉलो करेगा। हालांकि अंदर ही अंदर वह रोता है क्योंकि वह अभी फेरारी में राइड करना चाहता है, लेकिन उसने यह फैसला इसलिए लिया ताकि सू लुकास के साथ वक्त बिता सके जिसे वह पसंद करती है। लुकास सू से कहता है, ये पहली बार है जब हम बस ट्रिप के बाद अकेले हैं। सू बताती है कि उसके पेरेंट्स को लगा कि लुकास वही इंसान है जिससे वह जल्द शादी करने वाली है। जवाब में लुकास मजाक में पूछता है, तो क्या मुझे तुम्हारे हस्बैंड का रोल निभाना चाहिए? ये सुनकर सू का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। सू थोड़ी एम्बैरेस महसूस करती है। जिस टॉपिक से वह परेशान है उस पर बात करने का तरीका नहीं जानती। लुकास उसकी अनाड़ी कोशिशों को देखता है और बिना किसी मंशा के हल्का सा मुस्कुरा देता है। लड़की इस बात को नजरअंदाज करती है क्योंकि वह इस पल को अजीब सवालों से खराब नहीं करना चाहती। हालांकि वह लुकास की एक्स वाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। लुकास उसकी संवेदनशीलता और ध्यान के लिए शुक्रिया अदा करता है। वह कहता है कि उसने और डैन ने कभी मुश्किल सवाल नहीं पूछे और हमेशा सब्र दिखाया। शर्म से लाल होकर सू जवाब देती है कि जब लुकास तैयार होगा तब वह जरूर सवाल पूछेगी। सू ये पता लगाने की कोशिश करती है कि लुकास कहाँ मूव कर रहा है, लेकिन लुकास सस्पेंस बनाए रखना चाहता है। इसी बीच कंपनी के डायरेक्टर और एक अनजान महिला के बीच एक फोन कॉल होती है। महिला कहती है कि वह पुरानी चीजें सॉर्ट कर रही है और खुद से कुछ फोटो देख रही है। इनमें से एक फोटो में मारिया और लुकास उनकी शादी के दौरान दिख रहे हैं। महिला की उंगलियां फोटो को गुस्से में मरोड़ देती हैं। फोन पर बात करने वाली लड़की और कोई नहीं, मारिया ही है, लुकास की एक्स वाइफ। डिवोर्स के 6 महीने बाद वह फैसला करती है कि वह उसी ऑफिस में काम पर वापस लौटेगी जहां लुकास काम करता है। इस बीच लुकास की नई कार सड़क पर चमकती हुई दौड़ रही है। इसे डैन चला रहा है, जिसे लुकास ने परमिशन दी है। डैन इतना खुश है कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रही हैं। लुकास उसे सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए कहता है ताकि वे दोनों सुरक्षित रहे, लेकिन डैन इतनी खुशी में है कि उसकी बात सुन ही नहीं रहा। डैन के मन में एक सवाल है जिसे वह लुकास से पूछना चाहता है। लुकास हैरान होकर पूछता है, क्या पूछना है? डैन सवाल करता है, तुम सू के बारे में क्या सोचते हो? लुकास समझ नहीं पाता कि डैन अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहा है। डैन कहता है कि वह बस जिज्ञासा से पूछ रहा है। लुकास बिना किसी गड़बड़ी के जवाब देने की कोशिश करता है। वह सोचता है और कहता है, सू एक बहुत अच्छी लड़की है, दयालु, सक्षम और दूसरों की परवाह करने वाली। डैन और जानने की कोशिश करता है, बस इतना ही। लेकिन लुकास को नहीं पता कि उसका साथी और क्या सुनना चाहता है। ऑफिस में सीनियर सहयोगी ब्रेक के दौरान लुकास पर टूट पड़ते हैं और उसकी नई कार के बारे में सवाल करने लगते हैं। सबने पार्किंग में फेरारी देख ली है और मान लिया है कि लुकास ने इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा कमा लिया होगा। लुकास उन्हें बताता है कि उसने अपनी कमाई को फिर से इन्वेस्ट करके और अपनी प्रॉपर्टी को प्लेस करके अपनी कैपिटल बढ़ाई है। इसके उलट कुछ सहयोगियों ने बिटकॉइन में अपने पैसे गंवा दिए हैं, इसलिए वे लुकास से सलाह लेने आते हैं क्योंकि वह उन्हें एक सफल इन्वेस्टर लगता है। उनका मानना है कि लुकास इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी समझ रखता है और नए प्लान्स बनाता है। हालांकि लुकास को समझ नहीं आता कि वह उन्हें क्या जवाब दे। क्या वह कोई कहानी गढ़े या सच बोल दे? वह जवाब देता है, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको शेर जैसा दिल चाहिए। उसे पता है कि उसका जवाब उसके साथियों को उलझा सकता है, लेकिन फिर भी वह सच बताने का फैसला करता है। हालांकि उसके सहयोगी उसकी बात को अपने तरीके से समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि इस मामले में तकनीक से ज्यादा साइकोलॉजी जरूरी है। मैनेजर पूछता है कि क्या लुकास ने दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट किया है। लुकास बताता है कि उसने 2 और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है। कार खरीदने के बाद उसने बाकी की संपत्ति को फिर से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, लेकिन वह सलाह देने से डरता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके सुझाव की जिम्मेदारी उस पर आ जाए। लुकास ने जिन क्रिप्टो करेंसी को चुना वे हैं रिपल और इथेरियम। उसके सहयोगी जानना चाहते हैं कि उसने इन्हें क्यों चुना। लुकास कहता है कि उसे ये भरोसेमंद लगती है। रिपल बैंकों के बीच इंटरनल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है, जबकि इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। लुकास को लगता है कि ये क्रिप्टो करेंसी मीडिया और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी दिलचस्प साबित होंगी। उसने वाकई में नई क्रिप्टो करेंसी के बारे में गहराई से रिसर्च की है। इस बीच सू वुमेन्स रेस्ट रूम की सफाई कर रही होती है। तभी उसके दिमाग में लुकास का ख्याल आता है।
वह दूसरी लड़कियों की बातें सुनती है जो लुकास और उसकी फेरारी के बारे में गॉसिप कर रही होती है। किसी को यकीन नहीं होता कि लुकास इतना अमीर हो सकता है। सू को हैरानी नहीं होती कि अफवाहें पूरे ऑफिस में फैल चुकी हैं। एक लड़की दावा करती है कि लुकास ने कार के लिए लोन लिया होगा। कई लोग यह भी कहते हैं कि वह जुआ खेलता है और शराब पीने का शौकीन है। एक लड़की निराश होकर कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि लुकास इतना घटिया इंसान होगा। सू, जो और लुकास की बदनामी नहीं सुनना चाहती, लड़कियों के पास जाती है। लड़कियां सू की अचानक एंट्री से घबरा जाती हैं। उनका चेहरा पसीने से भीग जाता है। सू के चारों तरफ एक गहरी और डरावनी एनर्जी बन जाती है। सू ये जानना चाहती है कि लुकास के बारे में ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है। उसी समय लुकास की एक्स वाइफ मारिया उस ऑफिस में आती है जहाँ लुकास काम करता है। मारिया मैनेजर से पूछती है कि लुकास कहाँ है। मैनेजर उसे पहचान लेता है और उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि लुकास यहाँ नहीं है। मैनेजर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मैसेज लुकास तक पहुँचा दूंगा। लेकिन तभी लुकास ऑफिस में दस्तावेजों से भरे बॉक्स लेकर अंदर आता है। बॉक्स थोड़ा डगमगाता है और गिरने की कगार पर होता है। मारिया बॉक्स को संभाल लेती है जो गिरने ही वाला था। लुकास उसे धन्यवाद कहता है और फिर पहचानता है कि उसकी मदद करने वाली कोई और नहीं बल्कि मारिया है। वह उसे देखते ही पहली बार घबराहट महसूस करता है। मारिया उसे चेतावनी देती है कि ऑफिस में उसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वह जानना चाहती है कि उसका एक्स हस्बैंड कैसा है, लेकिन लुकास उस पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं करता। उसे अपने हनीमून की यादें अचानक याद आने लगती है। तब मारिया ने उसे गलत होटल बुक करने के लिए लंबे समय तक डांटा था। होटल उसकी पसंद के मुताबिक नहीं था। लुकास ने तब सफाई दी थी कि उसने होटल गेस्ट्स के रिव्यू के आधार पर चुना था, लेकिन मारिया फिर भी नाखुश रही। पूरी शादी के दौरान मारिया ने उसे बार बार नीचा दिखाया और हर गलती के लिए दोषी ठहराया। उसने लुकास को यह यकीन दिलाया था कि उसने लुकास से शादी करके उस पर दया की थी। इसलिए मारिया को अब भी यकीन है कि उसका अपने एक्स हस्बैंड पर वैसा ही कंट्रोल है। लेकिन लुकास अब वैसा नहीं है जैसा वह पहले था, भले ही ये मुलाकात उसे थोड़ी देर के लिए परेशान कर दे। मारिया कहती है कि वह उसे कुछ दस्तावेज देना चाहती है। लुकास लंबी और गहरी सांस लेता है और फिर जोर से बॉक्स को फर्श पर पटक देता है। इससे मारिया घबरा जाती है। ऑफिस के सहकर्मी उनकी ओर देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। लुकास शांत भाव से मारिया की आंखों में देखता है, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वह उससे दस्तावेज लेता है और फिर ऐसे चला जाता है जैसे ये मुलाकात उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाई। मारिया उसकी इस प्रतिक्रिया से गुस्से में भर जाती है। वह अपने होंठ काटती है ताकि सहकर्मियों के सामने लुकास पर चिल्लाए नहीं। वह ऑफिस से निकल जाती है और सोचती है कि डिवोर्स से पहले लुकास उसकी आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका है। मारिया को गुस्सा आता है कि लुकास ने डिवोर्स के बाद फेरारी खरीद ली। अगर मारिया ने अपनी शादी में थोड़ा धैर्य रखा होता तो वह शायद वह कार ले सकती थी, लेकिन अब जब वह यह मौका गंवा चुकी है, वह इसे फिर से पाने का प्लान बनाती है। वह अपने ऑफिस लौटती है रोते हुए और काफी दुखी दिखती है। सहकर्मी तुरंत उसकी मदद के लिए आते हैं। अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के बाद मारिया लुकास को एक मॉन्स्टर की तरह पेश करती है। वह झूठ बोलती है कि लुकास ने उस पर चिल्लाया और उसे अपमानित किया। मारिया का यह ड्रामा डिपार्टमेंट हेड चुपचाप देखती है। वह सहकर्मियों की चिंता में हिस्सा नहीं लेती क्योंकि वह मारिया की नाटकबाजी समझ चुकी है। उसी समय लुकास चुपचाप अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। वह अपनी और मारिया की मुलाकात के बारे में सोच रहा होता है। उसे पता था कि एक दिन मारिया उसके ऑफिस वापस जरूर आएगी। वह सोच रहा था कि उसे मारिया से दोबारा मिलने पर कैसा महसूस होगा, लेकिन सच कहे तो ये उतना डरावना नहीं था जितना उसने सोचा था। तभी मैनेजर उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम वाकई ठीक हो? फिर वह लुकास को रूफ पर चलने के लिए कहता है। रूफ पर पहुंचते ही सहकर्मी लुकास को गले लगा लेता है। वह उसे धन्यवाद देता है क्योंकि उसकी सलाह से उसने अच्छा मुनाफा कमाया। लुकास को समझ नहीं आता कि ये सब किस बारे में है। सहकर्मी सुझाव देता है कि वह मार्केट कोट्स चेक करे। पता चलता है कि रिपल की कीमत सुबह से 70% बढ़ गई है। लुकास सोचता है कि उसके खाते में अब कितना पैसा है। जब वह गिनती करता है तो पता चलता है कि उसकी संपत्ति अब $99 मिलियन हो चुकी है। जिन सहयोगियों ने रिपल में निवेश किया था, उन्होंने अपनी कई सालों की सैलरी के बराबर कमा लिया है। मैनेजर लुकास को उसके योगदान के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन लुकास मानता है कि यह उनके अपने फैसलों का नतीजा है। सहकर्मी जानना चाहते हैं कि लुकास ने खुद रिपल में कितना निवेश किया है। लुकास सच बताने के बजाय एक भरोसेमंद कहानी गढ़ता है। वह कहता है, मैंने रिपल और इथेरियम में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है। सभी यह सुनकर हैरान हो जाते हैं कि लुकास ने कितना निवेश किया और उससे कितना कमा लिया। लुकास इन्वेस्टमेंट पर सलाह देने से मना करता है। वह कहता है कि इन्वेस्टमेंट हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है। हालांकि वह खुद यह कहता है कि वह अभी रिपल नहीं बेचेगा, वह और इंतजार करेगा। पूरे ऑफिस में यह अफवाह फैल जाती है कि लुकास ने क्रिप्टो करेंसी में बड़ा जैकपॉट मारा है। इतनी कम उम्र में लुकास की सफलता के बारे में पूरे ऑफिस में गपशप होने लगती है। ऑफिस के लोग यह भी चर्चा करते हैं कि लुकास के सहकर्मी उनकी सलाह मानकर इन्वेस्टमेंट में सफल हो रही है। हालांकि हाल ही में किसी ने अफवाह फैलाई है कि लुकास ने अपनी एक्स वाइफ को मारा और उसका पैसा छीन लिया। मारिया ये सब सुन लेती है। लुकास के सहकर्मी यह मानते हैं कि कोई जानबूझकर लुकास की बदनामी के लिए झूठी अफवाहें फैला रहा है। यह देखकर मारिया को गुस्सा आता है कि उसकी योजना फेल हो गई है। लोग लुकास का बचाव कर रहे हैं बजाय उसे बदनाम करने के। गुस्से में वह लगभग अपनी मौजूदगी का संकेत दे देती है। जल्दी में वह वहाँ से निकल जाती है और जहाँ वह खड़ी थी वहाँ केवल एक मरोड़ा हुआ ड्रिंक कप रह जाता है। लंच का समय आता है और हीरो ब्रेक के लिए जाते हैं। सू कैफे में खिड़की के पास बैठी सोच में डूबी हुई बाहर देख रही है, जैसे किसी का इंतजार कर रही है। कैफे में मौजूद लड़के उसे देख रहे हैं और उसकी खुलेआम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सू काफी परेशान और घबराई हुई लग रही है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया है। तभी डैन कैफे में आता है और सू का नाम लेकर उसे पुकारता है। वह एक ट्रे पर उनके ड्रिंक्स लेकर आता है।
डैन उससे पूछता है कि वह कितनी देर से इंतजार कर रही है। सू कहती है कि वह अभी अभी आई है। डैन ने उसे कैफे में बुलाया था ताकि वह लुकास के बारे में कुछ खास बात बता सके, लेकिन उससे पहले वह सू से एक सवाल पूछना चाहता है। डैन पूछता है, तुम लुकास के बारे में फैली हालिया अफवाहों, जुए की लत और पत्नी पर अत्याचार पर क्या सोचती हो? सू अचानक बोल उठती है, ये सब बकवास है, मुझे इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, कोई जानबूझकर ये सब फैला रहा है। ये सुनकर डैन को संतोष होता है। वह लड़की से कुछ और स्पष्ट करना चाहता है। आखिरकार डैन सू से पूछता है, क्या तुम लुकास से प्यार करती हो? इस सवाल पर सू का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह एकदम बोल नहीं पाती। वह चिल्लाते और हकलाते हुए डैन को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। डैन हंसते हुए कहता है, प्लीज झूठ मत बोलो, मैं सब समझता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वह कहता है, तुम अभी लुकास के पास जाओ और अपने दिल की बात उसे बता दो। इसी दौरान लुकास भी ब्रेक पर होता है। वह फिर से अपने कुछ सहकर्मियों से गले मिल रहा है। लुकास पर भरोसा करते हुए उसके सहकर्मियों ने अपने एसेट्स बेचने का इंतजार करने का फैसला किया और इस बार भी वे घाटे में नहीं रहे। लुकास इस बात से ज्यादा खुश नहीं है कि अब उसे धन्यवाद देने वालों की संख्या और भी बढ़ गई है। सहकर्मी उसे धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसकी सलाह से वे अपनी समस्याओं का समाधान कर पाए। लुकास की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बाद अफवाहें फैल गई कि उसने जैकपॉट मारा है। इस वजह से कंपनी के कई कर्मचारी क्रिप्टो करेंसी के गेम में शामिल हो गए। जल्दी ही जो लोग लुकास पर भरोसा करके रिप्पल में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बड़ा प्रॉफिट कमा लिया। अब लुकास के कलीग्स उसे फाइनेंशियल गॉड बुलाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। एक कलीग तो यह तक पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि लुकास ने कितना कमाया है। इस बीच लुकास इस अटेंशन से बचने की कोशिश कर रहा है। अभी लुकास के अकाउंट में 578 बिलियन रुपए हैं। इतने पैसे से लुकास कोई भी बड़ी कंपनी खरीद सकता है। लुकास ने नई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था, यह सोचकर कि उनकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक महीने में सिचुएशन इतनी क्रेजी हो जाएगी। उसने ह्यूमन ग्रीड का अंदाजा लगाया था, लेकिन ग्रोथ उम्मीद से भी ज्यादा तेज हो गई। ऑफिस की लड़कियां भी लुकास से इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने लगी हैं। लुकास उन्हें समझाता है कि अभी इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि प्राइसेस पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसका मतलब है कि अब वो कभी भी गिर सकती है। लड़कियां एडवाइस के लिए थैंक्स बोलती हैं और पूछती हैं कि और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। दूसरी तरफ मारिया, जो लुकास की एक्स वाइफ है, इन सब चीजों से इरिटेट हो रही है। उसका गुस्सा इस बात पर है कि सब लुकास को प्रेस कर रहे हैं, जो उसके हिसाब से एक ब्लॉकहेड है। हर्ट प्राइड के साथ मारिया एक प्लान बनाती है लुकास की रेपुटेशन खराब करने और उसके पैसे हड़पने का। लुकास इस बीच अपने फोन पर क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन देख रहा होता है। तभी एक शॉकिंग नोटिफिकेशन आता है। मारिया उसे मैसेज भेजती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और पूछती है कि सब कैसा चल रहा है। फिर कहती है कि उससे गलती हो गई थी और लुकास से एक डेट पर मिलने के लिए कहती है। लुकास पहले तो ये यूजलेस चैट डिलीट करना चाहता है, लेकिन तभी सू का कॉल आता है। वह तुरंत फोन उठाता है, ये जानने के लिए कि कॉल का रीजन क्या है। सू, जो घर पर पजामे में बैठी होती है और एक प्लश टॉय को हक कर रही होती है, कहती है कि कुछ खास नहीं हुआ, बस वह लुकास से बात करना चाहती थी। लुकास उससे पूछता है कि क्या वह रिलैक्स कर रही है और सू कहती है कि वह ट्रेनिंग से अभी वापस आई है। अगले दिन जब लुकास ने पुराने फर्नीचर को फेंक दिया तो वह नए फर्नीचर की शॉपिंग पर जाने की प्लानिंग करता है। सू भी इस शॉपिंग ट्रिप में शामिल होने के लिए उत्साहित है। लुकास थोड़ा हिचकिचाता है जवाब देने में और इससे सू की चिंता बढ़ जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद लुकास दोपहर में मॉल में उससे मिलने का समय तय कर लेता है। दोनों एक दूसरे को शुभ रात्रि कहते हैं। इसके बाद सू खुशी के मारे अपने तकिए में चीखती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। इसी बीच डैन के साथ हुई बातचीत और उसने कैसे सू को अपने दिल की बात कहने के लिए प्रेरित किया, यह याद आ जाता है। सू को यकीन नहीं है कि वह ऐसा कर पाएगी, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करना चाहती है। अगला दिन आता है और लुकास जल्दी जल्दी मॉल पहुंचता है। वह इतना जल्दी पहुंचता है कि गहरी सांस लेकर इंतजार करने की सोचता है। जैसे ही वह कैफे में सू का इंतजार करने वाला होता है, तभी सू उसे पुकारती है। वह भी जल्दी पहुंच जाती है। लुकास से मिलने की इतनी बेचैनी में सू खुशी से झूम रही होती है और उसके पीछे मुड़कर कई लोग देखते हैं। लुकास नोट करता है कि सू अब उसे काम के दौरान इनफॉर्मल तरीके से बुलाने लगी है। वह उसे इसकी अनुमति देता है और इसके बाद सू उसे मॉल के अंदर चलने के लिए कहती है। सू चुपके से अपने साथी को देखती है और उसकी तारीफ करती है। वह खुश है कि लुकास ने उसे अपने साथ घूमने के लिए बुलाया। दोनों मॉल में लुकास की प्लान की हुई शॉपिंग के लिए जाते हैं। इस बीच भूली हुई मारिया एक कैफे में लुकास का इंतजार कर रही होती है और गुस्से में है कि वह लेट हो रहा है, जबकि लुकास का वहां जाने का कोई इरादा ही नहीं है। मॉल में काफी लोग होते हैं और लुकास और सू को मॉल के कर्मचारी बहुत शालीनता से ग्रीट करते हैं। सू नोट करती है कि यह पहली बार है जब वह लुकास के साथ काम के अलावा अकेले समय बिता रही है। वह कल्पना करती है कि यह शायद लुकास के साथ उसकी एक डेट हो सकती है। तभी लुकास उसका ध्यान कुछ और खींचता है और उसे देखने के लिए बुलाता है। वह खुद के लिए नए कंबल चुनता है और एक बेहद नरम कंबल पाता है। सू ये देखकर खुश होती है कि लुकास शॉपिंग ट्रिप पर इतना एक्साइटेड है। लुकास पहली बार इतने सॉफ्ट और आरामदायक कंबल देखता है क्योंकि वह आमतौर पर मोटे और भारी कंबल इस्तेमाल करता है। उत्साह में वह एक साथ 3 सेट कंबल खरीदने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसे खरीद सके उसकी नज़र कुछ और पर जाती है। इस बार लुकास का ध्यान एक नए वायरलेस वैक्यूम क्लीनर पर जाता है। मॉल में लुकास का ध्यान एक रेफ्रिजरेशन कैबिनेट पर जाता है जिसकी डोर में एक टच स्क्रीन लगी होती है। साथ ही वॉशर और ड्रायर भी लुकास के नए घर के इंटीरियर का एक अहम हिस्सा बनते हैं। लुकास की नज़र एक ऐसे सोफे पर भी जाती है जो अपने एंगल को एडजस्ट कर सकता है। पहली बार लुकास बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता है और इससे उसे खुशी होती है। वह मानता है कि मॉल अमीर लोगों के लिए एक दिलचस्प जगह है। लुकास को ऐसा लगता है जैसे उसने किसी गेम में चीट कोड ऑन कर दिया हो। लुकास सू से पूछता है कि क्या वह उसके साथ शॉपिंग करके बोर हो रही है, लेकिन सू बेहद खुश नजर आती है। हालांकि
मजे के अलावा सू के मन में कई और अजीब भावनाएं भी हैं, खासकर डैन की उन बातों की वजह से जिसने कहा था कि उसे लुकास से अपने फीलिंग्स का इजहार करना चाहिए। सू समझती है कि वह हमेशा के लिए झिझक नहीं सकती। वह लुकास से सब कुछ बताने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह इजहार शुरू करती है, लुकास उसे बीच में ही रोक देता है। दोनों शर्मिंदगी से कांपते हुए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सू सुझाव देती है कि पहले लुकास बात करे, लेकिन लुकास उसे ये अधिकार दे देता है। फिर भी सू उसे मनाकर पहले बोलने के लिए राजी करती है। लुकास की बातें सुनकर सू हैरानी से उसे देखती रह जाती है। वह पूछती है, क्या तुम सच में यही कहना चाहते थे? इस बीच कैफे में बैठी मारिया गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचती है क्योंकि लुकास मीटिंग में नहीं आता। ऑफिस में अगले ब्रेक के दौरान कर्मचारी रिपल के रेट में हुई ग्रोथ को लेकर जश्न मनाते हैं। मर्द जोर जोर से चीयर करते हैं। बाहर से देखकर लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक चिल्लाने वाले व्यक्ति ने पहले क्रिप्टो करेंसी का मजाक उड़ाया था और इसे जुए की तरह बताया था, लेकिन अब रिपल के साथ साथ एथेरियम की कीमत भी बढ़ रही है। लुकास बहुत खुश है। वह सोचता है कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाले भारी मुनाफे ने उन लोगों को भी फैन बना दिया है जो पहले इसे क्रिटिसाइज करते थे। लुकास के मुताबिक लालच लोगों को जोड़ता है, लेकिन इसका अंजाम कोई नहीं जानता। एक खुशहाल पल में इन्वेस्टमेंट भारी मुनाफा ला सकती है, लेकिन अगर कीमत गिरती है तो इंसान अपना सब कुछ खो सकता है। लुकास मानता है कि वह भी इस गेम के नियमों से बच नहीं सकता, यहाँ तक कि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि गेमिंग टेबल पर जीत का मतलब हमेशा पैसा कमाना नहीं होता, पैसा किसी और समय पर भी आ सकता है। लुकास का मानना है कि आपको लालच पर काबू पाना चाहिए और जागना चाहिए, क्योंकि असली पैसा तब मिलता है जब आप गेमिंग टेबल से उठ जाते हैं। वर्क चैट्स में लोग इन्वेस्टमेंट्स पर चर्चा कर रहे होते हैं और लुकास को उसकी कीमती सलाह के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सब उसके कलीग जैक को नाराज कर देता है, जो लंबे समय से क्रिप्टो करेंसी को एक बेकार चीज मानता है। जैक का मानना है कि लुकास सिर्फ किस्मत वाला है और उसे असल में कुछ नहीं आता। जैक को पूरा भरोसा है कि वही असली इन्वेस्टिंग में माहिर है। वह खुश है कि उसने एक महीने में 100 मिलियन रुपए कमाए और सोचता है कि जल्द ही उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जैक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने का सपना देखता है जो हान नदी का नजारा देता हो, और एक स्पोर्ट्स कार भी। इसके अलावा जैक सू से शादी करना चाहता है, जिससे वह लंबे समय से प्यार करता है। चैट में लुकास क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान देता है। वह कहता है कि वह सब कुछ बेचने वाला है। एक सीनियर कलीग इसे मूर्खता मानता है क्योंकि लुकास इससे और भी ज्यादा कमा सकता था। जैक गुस्से में चैट में मैसेज लिखता है और कहता है कि लुकास की बातें पूरी तरह बेवकूफ़ी है और किसी को भी अभी क्रिप्टो करेंसी नहीं बेचनी चाहिए। जैक को लगता है कि लुकास इतना बड़ा फायदा छोड़ रहा है तो वह एक नौसिखिया है। लुकास कुछ मैसेज का जवाब देता है, लेकिन किसी को मनाने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद वह फोन एक तरफ रख देता है और अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। अब लुकास अपने बॉस से मिलने की योजना बनाता है ताकि एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा कर सके। वह ऑफिस पहुंचता है, जो एक गंभीर बातचीत के मूड में होता है। वह सही फ्लोर पर जाता है और अपने मैनेजर के पास पहुंचता है। वह पूछता है कि क्या मैनेजर के पास बात करने का 1 मिनट है। मैनेजर लुकास के हाथ में पेपर का रोल देखता है और समझ जाता है कि लुकास उससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता है। गहरी सांस लेते हुए मैनेजर सोचता है कि यह बातचीत शायद लुकास के इस्तीफे के बारे में होगी, इसलिए वह लुकास को एक दूसरी जगह छत पर ले जाता है जहाँ वे अक्सर ब्रेक लेते हैं। मैनेजर लुकास को उसकी बढ़ी हुई संपत्ति के लिए बधाई देता है। लुकास पहले से ही अमीर था और अब वह और भी अमीर बनने वाला था। मैनेजर, जिसने अपनी बाकी जिंदगी के लिए पीने का पैसा कमा लिया था, लुकास को उसके विचार जानने के लिए प्रेरित करता है। लुकास अपने हाथों में बयान के कागज पकड़े हुए घबराहट के साथ बातचीत शुरू करता है। मैनेजर नहीं चाहता कि वह एक अच्छे कर्मचारी को अलविदा कहे, जो सही सलाह भी देता है। लुकास 2 हफ्तों की छुट्टी मांगता है और पूछता है कि क्या इसे लेना संभव है। जब मैनेजर को पता चलता है कि लुकास के हाथ में छुट्टी का आवेदन है, न कि इस्तीफे का, तो वह खुश हो जाता है। मैनेजर सोचता था कि लुकास ने इतना पैसा कमा लिया है कि वह अब रिटायर हो सकता है, लेकिन लुकास खुद इसके लिए अभी तैयार नहीं है। उसने तो कभी इस्तीफे के बारे में सोचा भी नहीं था। वह सू से हुई मुलाकात को याद करता है और उसे बताता है कि उसने लगभग 2 हफ्तों के लिए अमेरिका जाने की योजना बनाई है। वह सोचता है कि अपनी कमाई के साथ क्या किया जाए और तय करता है कि उसे और अनुभव और ज्ञान हासिल करने की जरूरत है। लुकास अमेरिका में थोड़ा अध्ययन करने का मौका लेना चाहता है। उसकी इस योजना के कारण सू अपने फीलिंग्स का इजहार करने में झिझकती है। वह केवल लुकास को उसकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती है। मैनेजर लुकास के छुट्टी के कागजों पर साइन करने के लिए राजी हो जाता है। लुकास अपने सीनियर कलीग से पूछता है कि क्या वह इस तरह की जिंदगी को जारी रख सकता है। उसने क्रिप्टो करेंसी से बहुत पैसा कमाया है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है। लुकास का कोई शौक या सपना नहीं है, क्योंकि उसने इसके बारे में सोचने का समय ही नहीं निकाला। वह महसूस करता है कि वह हमेशा उन लोगों से जलता रहा है जिनके पास कोई सपना था, जिन्होंने मंच पर गाने गाए और संगीत का आनंद लिया, जिन्होंने बचपन से खेलों में हिस्सा लिया और उसमें करियर बनाया, जिन्होंने पेंटिंग में समय बिताया क्योंकि उनके पास सपने और जुनून थे जो उसके पास नहीं थे। मैनेजर कहता है कि हर किसी के पास सपना नहीं हो सकता और यह बिल्कुल सामान्य है, जैसे एक साधारण इंसान होना। लुकास ने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था और उसे यह पता भी नहीं था कि यह सामान्य हो सकता है। मैनेजर लुकास को बताता है कि बचपन में वह एक प्रोफेशनल गोल्फर बनने का सपना देखता था। उसके माता पिता ने उसे सपोर्ट किया। क्योंकि मैनेजर को गोल्फ पसंद था, इसलिए वह 10 साल की उम्र से ही प्रोफेशनल बनने की तैयारी कर रहा था। उसके माता पिता का पूरा समर्थन था। उसने कई बार चोट खाई थी, उसके हाथों पर चोट के निशान और फफोले थे, लेकिन बचपन में उसे सिर्फ एक स्टिक पकड़ने में उसे खुशी मिलती थी। अपने सपने की वजह से मैनेजर बचपन में खुश था, लेकिन जल्दी ही उसने जाना कि उसके सपने के पीछे क्या छिपा था। उसने सीखा कि ट्यूशन फीस और गोल्फ खेलने के लिए मैदान की फीस पर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था, जो उनके परिवार को बर्बाद कर रहा था। नतीजतन उसने अपने सपने को छोड़ दिया, लेकिन अब वह अच्छी जिंदगी जी रहा है।
अब उसका एक और सपना है और वह इसे पूरा करने की कोशिश करता है। अब वह बस अपनी फैमिली के साथ बेसबॉल का एक गेम देखने जाना चाहता है। मैनेजर लुकास को सलाह देता है कि वह अपने सपनों में बहुत ज़्यादा उलझे नहीं, जिंदगी में वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो वह चाहता है। मैनेजर लुकास से कहता है कि वह जिंदगी का आनंद ले और वही करे जो उसे पसंद हो। लुकास अपने सीनियर कलीग की बातों को सम्मानपूर्वक सुनता है और खुद के लिए निष्कर्ष निकालता है। वह फैसला करता है कि वह धीरे धीरे कदम उठाएगा और अपने लिए नए सपने तय करेगा। मैनेजर आखिर में लुकास से खुद पूछने का फैसला करता है। वह बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि लुकास ने असल में कितने पैसे कमाए हैं। वह वादा करता है कि यह जानकारी गुप्त रखेगा। सीधे जवाब देने के बजाय लुकास पूछता है कि गंगनम डिस्ट्रिक्ट में एक अपार्टमेंट की कीमत अब कितनी है। अंततः जो रकम निकली उसे लुकास धीरे से मैनेजर के कान में फुसफुसाकर बताता है। मैनेजर इस जवाब से इतना हैरान हो जाता है कि वह पसीने से भर जाता है। वह अविश्वास से पूछता है कि क्या लुकास के पास वाकई इतनी संपत्ति है। मैनेजर मुस्कुराते हुए कहता है कि लुकास की मौजूदा संपत्ति को गंगनम में हजारों अपार्टमेंट्स के रूप में देखा जा सकता है। छुट्टी मिलने के बाद लुकास अपनी अमेरिकी यात्रा पर निकलता है। पिछली बार वह जर्मनी के एक सेमिनार के लिए फ्लाइट पर गया था, लेकिन वह बहुत पहले की बात थी। अब वह अपनी फ्लाइट के लिए आरामदायक सुविधाएं वहन कर सकता है। फ्लाइट अटेंडेंट उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है और लुकास इस सम्मानजनक रवैये से बहुत खुश होता है। उसने केवल इकोनॉमी क्लास में उड़ान का अनुभव किया था, जहां जगह कम और असुविधाजनक थी, लेकिन अब लुकास पहली बार फर्स्ट क्लास में उड़ान भर रहा है। वह एक आरामदायक कुर्सी पर बैठता है और रिलैक्स करता है। अचानक उसे पास से एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो डिजाइन के मुद्दों पर चर्चा कर रही होती है। अगली पंक्ति में एक खूबसूरत ब्रूनेट बैठी होती है जो कोरिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के विकास पर फोन पर बात कर रही होती है। लड़की नोटिस करती है कि लुकास उसे देख रहा है। बिना किसी झिझक के लुकास उसे हाथ हिलाकर अभिवादन करता है। वह महिला अपनी बिजनेस बातचीत खत्म करती है और ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट्स भेजने का अनुरोध करती है। इसके बाद वह लुकास से माफी मांगती है कि उसने केबिन में फोन पर बात की। लुकास उसकी बात समझ जाता है। वह महिला लुकास को ध्यान से देखती है और उसे काफी मजेदार पाती है। वह लुकास को एक बिजनेस कार्ड देती है और अपना परिचय देती है कि वह एक ऑटोमोबाइल कंसर्न की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उसका नाम क्लोए है। लुकास आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्लोए इतनी युवा है और पहले से ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। वह अपना परिचय देता है, लेकिन बताता है कि उसने बिजनेस कार्ड नहीं लाया। लुकास की पोजीशन क्लोए को थोड़ा उलझन में डाल देती है, क्योंकि वह नहीं सोचती थी कि एक साधारण कर्मचारी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर सकता है। लुकास तुरंत स्पष्ट करता है कि अब उसकी पूंजी मुख्य रूप से निवेश पर निर्भर है। फ्लाइट में लुकास और क्लोए को शानदार लंच परोसा जाता है, स्टेक और वाइन। लुकास की नजरों में यह खाना जैसे चमक रहा हो। वह उत्साह से स्टेक काटता है और मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालता है। पहले ही बाइट में डिश का स्वाद उसे चौंका देता है। लुकास पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। मांस के रस और सॉस के मेल से खुशी में झूम जाता है। उसे वाइन भी बहुत पसंद आती है और कुल मिलाकर यह भोजन उसके लिए एक सुखद आश्चर्य होता है। क्लोए अपने हिस्से का खाना शांति से खाती रहती है। लुकास सोचता है कि क्या वह और वाइन मांग सकता है। क्लोए अब भी समझ नहीं पाती कि एक साधारण कर्मचारी के पास फर्स्ट क्लास में उड़ान भरने के लिए पैसे कहां से आते हैं। लुकास नोटिस करता है कि उसकी पड़ोसी उसे बहुत ध्यान से देख रही है। उनकी नजरें मिलती हैं और क्लोए को अजीब लगता है कि उसकी निगरानी पकड़ी गई है। लुकास अचानक क्लोए की अच्छी पर्सनालिटी की तारीफ करता है, जो क्लोए को हैरान कर देती है। लुकास क्लोए की आत्मविश्वास भरी पर्सनालिटी और चाकू और कांटे को संभालने की उसकी स्किल्स की तारीफ करता है। क्लोए इस तरह की डिटेल्ड तारीफ सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लेती है और इस ध्यान से संतुष्ट महसूस करती है। लुकास एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर देखता है जो एक कार के बगल में खड़ी होती है। ये क्लोए की कंपनी द्वारा बनाए गए एक कार विज्ञापन की कॉन्सेप्ट इमेज होती है। उसे यह दिलचस्प लगता है। क्लोए उत्साह से बताती है कि उनकी कंपनी कोरियाई और अमेरिकी बाजार दोनों के लिए कारें बनाती है। वह लुकास से पूछती है कि उसके पास किस तरह की कार है। जब वह फरारी के बारे में जानती है तो वह फिर से सोच में पड़ जाती है कि उसका यह पड़ोसी आखिर कौन है। क्लोए जब अपने स्पोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक कार्स के प्लान्स के बारे में बताती है तो लुकास को याद आता है कि उसने भी उसकी कंपनी की कारें चलाई थी। क्लोए उसके अनुभव को जानने के लिए उत्सुक होती है, लेकिन जब लुकास तकनीकी फीचर्स की आलोचना करता है तो क्लोए थोड़ी असहज हो जाती है। शायद उसे इतनी डिटेल प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। लुकास को यह महसूस होता है कि वह कितना बदल गया है। पहले वह इतनी हिम्मत से अपने विचार व्यक्त नहीं करता। उसे लगता है कि पैसे ने उसे आत्मविश्वास दिया है। माहौल को हल्का करने के लिए वह कहता है कि क्लोए को कारें बहुत पसंद है। क्लोए बताती है कि यह उसका बचपन का शौक है। वह कहती है कि उसे अलग अलग कारें चलाना पसंद है और हाल ही में यूके में उसे मिनी कार के साथ एक दिलचस्प अनुभव हुआ था। वह अपने अनुभवों के बारे में जोश से बात करती है। लुकास को यह देखकर अच्छा लगता है कि क्लोए अपने काम को लेकर कितनी पैशनेट है, लेकिन पूरी फ्लाइट के दौरान क्लोए लगातार कारों से जुड़ी बातें करती रहती है। लुकास को उसकी बातों से आराम का मौका नहीं मिलता, इसलिए जब वह सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वह काफी राहत महसूस करता है। क्लोए उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि जब वह कोरिया लौटे तो उसे संपर्क करे। वह मुस्कुराकर लुकास को अच्छे सफर की शुभकामनाएं देती है। थका हुआ लुकास उसे शुभकामनाएं देता है और सोचता है कि अगली बार उसे ज्यादा सादगी से व्यवहार करना चाहिए और नई जान पहचान नहीं करनी चाहिए। अपना सामान लेने के बाद लुकास आखिरकार सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। वह खुद को एक नए माहौल में पाता है और लुकास हैरानी से चारों ओर देखता है, जहां उसे अलग अलग नस्लों और त्वचा के रंग के लोग दिखाई देते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि वह सच में अमेरिका में है। अचानक पीछे से कोई जोर से उसका नाम पुकारता है। लुकास मुड़कर देखता है तो चार्ली, उसका पुराना दोस्त, उसकी तरफ भागता हुआ आता है। दोनों दोस्त हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे पर हंसी मजाक करते हैं।
चार्ली लुकास का सबसे करीबी दोस्त है, जिसने कॉलेज के दौरान उसके साथ हर मुश्किल वक्त साझा किया। बाद में चार्ली अमेरिका आकर सेटल हो गया और यहाँ की जिंदगी ने उसे काफी बदल दिया। चार्ली लुकास को लंच पर चलने का न्योता देता है। लुकास हैरान होता है कि चार्ली ने टेबल कब बुक कर ली। इस पर चार्ली हंसते हुए कहता है कि अमेरिका में बर्गर खाने का मजा लेना जरूरी है। इस बीच कोरिया में मारिया अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। डिनर करते हुए वह गुस्से में अपने सलाद को कांटे से बर्बाद कर रही होती है। वह इस बात से भड़की हुई है कि लुकास न केवल उसे नजरअंदाज कर रहा है बल्कि उसे धोखा भी दे रहा है। वह गुस्से में लगभग गुर्राने लगती है क्योंकि उसे अपने आत्मसम्मान को किनारे रखकर अपने उस पूर्व पति को मैसेज करना पड़ा, जिसे वह तिरस्कार करती है। जब उसके सहकर्मी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो मारिया मजाक में कहती है कि वह अपने पूर्व पति के बारे में सोच रही है। इसके बाद वह लुकास के बारे में सबसे बुरी बातें कहने लगती है, जिसमें जुआ खेलने के कर्ज, बेवफाई और घरेलू हिंसा जैसी बातें शामिल होती हैं। लेकिन तुरंत ही उसकी बात को उसके विभाग की मैनेजर रोक देती है। मैनेजर कहती है कि असल में मारिया ही लुकास पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देती है। वह व्यंग्य करते हुए कहती है कि अगर वह किसी से रिश्ता तोड़ देती तो यह कहानी वहीं खत्म हो जाती। इस तरह वह अपने सहकर्मियों को इशारा करती है कि उन्हें मारिया की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर मारिया लगभग फटने को होती है। मैनेजर आगे कहती है कि उसने हमेशा उनकी निजी जिंदगी से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन मारिया जो अफवाहें फैलाती है वे लुकास की कंपनी में बनी प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाती। मैनेजर खुलेआम मारिया पर जलन का आरोप लगाती है और कहती है कि वह लुकास की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर मारिया एक पल के लिए सन्न रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि कैसे जवाब दे, लेकिन तुरंत ही उसके अभिनय के गुण बाहर आ जाते हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है और ऑफिस से बाहर भाग जाती है। मैनेजर मारिया के इस नाटक पर आंखें घुमाते हुए गहरी सांस लेता है। गुस्से में मारिया महिला शौचालय में भागती है ताकि वह वहां चिल्ला सके और अपनी भड़ास निकाल सके। ऑफिस में मारिया गुस्से में डस्टबिन को लात मारती है और चीखते हुए मैनेजर को गालियां देती है। हालांकि वह ये सब नजरअंदाज करने और सहने का फैसला करती है। मारिया भी रिपल खरीदने की होड़ में शामिल हो गई थी और उसने इस पर अच्छा पैसा कमा लिया। अब उसे पूरा यकीन है कि वह बहुत अमीर बनेगी और आखिरकार उसी की जीत होगी। इसी समय लुकास का सहकर्मी जैक, जिसने सबसे जोर से चिल्लाकर कहा था कि रिपल नहीं बेचना चाहिए, अब गर्व से दावा कर रहा है कि वह सही था। वह लुकास की नीतियों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लुकास डरपोक था और उसने ज्यादा पैसा नहीं कमाया। जैक अपने सहकर्मियों को रिपल बेचने के बजाय और खरीदने के लिए प्रेरित करता है। लुकास के ऑफिस के कुछ कर्मचारी उसके इस व्यवहार को किनारे से देखते हैं। उनमें से एक इस बात को लेकर चिंतित था कि लुकास ने अपने एसेट्स बेच दिए और अब वह आगे क्या करेगा, क्योंकि मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। इस सहकर्मी के लिए लालच से लड़ना मुश्किल हो रहा है। वह पूरे दिन निवेश के बारे में सोचता रहता है क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। मैनेजर, जो ये सब देख रहा है, शांत भाव से कहता है कि उसने अपने सारे रिपल एसेट्स बेच दिए हैं। ये सुनकर उसका सहकर्मी हैरान हो जाता है क्योंकि हर दिन निवेश से भारी मुनाफा हो रहा था। लेकिन मैनेजर कंधे उचकाते हुए कहता है कि उसने लुकास पर भरोसा किया, जिसने अपने एसेट्स बेचने का साहसी कदम उठाया। जब उसके जूनियर उसे शक की नजरों से देखता है तो मैनेजर दार्शनिक अंदाज में कहता है कि क्रिप्टोकरेंसी लोगों के कामों से परे बढ़ती रहेगी और जबकि आप ज्यादा खरीद सकते हैं। बढ़ती कीमतों पर एसेट्स को सही समय पर बेचना एक कला है। जब लुकास ने कहा कि वह अपने सभी एसेट्स बेच रहा है तो मैनेजर को भी यह कदम उठाने में आत्मविश्वास मिला। उधर सैन फ्रांसिस्को में लुकास और चार्ली एक बर्गर जॉइंट में बैठे हैं। एक प्यारी वेट्रेस उनका ऑर्डर लाकर देती है। लुकास को पहले ही बाइट में बर्गर बहुत पसंद आता है और चार्ली को यह देखकर खुशी होती है। चार्ली लुकास की महंगी यात्रा पर सहानुभूति व्यक्त करता है, लेकिन वादा करता है कि वह उसे घर जैसा आरामदायक अनुभव देगा। लुकास को यह देखकर छू जाता है कि उसका दोस्त उसकी इतनी परवाह कर रहा है, भले ही उसे उसकी वित्तीय स्थिति का कोई अंदाजा ना हो। तभी कोई उन दोनों को पुकारता है। चार्ली आवाज की ओर मुड़ता है। उनके पास एक लड़का और एक लड़की आते हैं जो एशियाई नहीं लगते। दोनों सुनहरे बालों वाले हैं और बिना किसी उच्चारण के अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अमेरिका में चार्ली को कभी कभी उसके निकनेम से बुलाया जाता है, लेकिन उसे इससे कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि यह काफी कूल लगता है। उनके नए परिचित क्रिस और हेलेन हैं। चार्ली उनसे अमेरिका आने के बाद दोस्त बना था। वे सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और चार्ली के वर्क प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करते हैं जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बड़ा योगदान दे रहे हैं। चार्ली ने सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है। क्रिस एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं जो ट्रकों पर इंस्टॉल होने वाले ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम पर काम कर रहा है। हेलेन का भी अपना स्टार्टअप है जो पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों से कपड़े और जूते डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। लुकास यह जानकर बहुत खुश है कि उसके नए दोनों परिचित सीईओज हैं। वे चर्चा करते हैं कि स्टार्टअप शुरू करना कितना मुश्किल है, जैसे बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ाई करना। ये रास्ता आपकी आइडिया को किसी भी तरह से लागू करने और विभिन्न स्तरों की बाधाओं को पार करने से भरा होता है, लेकिन जिस पल आपका आइडिया हकीकत बनता है आप महसूस करते हैं कि यह सब इसके लायक था। लुकास स्वीकार करता है कि वह क्रिस और हेलेन की इस साहस के लिए बहुत इज्जत करता है। वह अपने नए परिचितों की ओर प्रशंसा से देखता है। क्रिस जवाब देता है कि आइडिया अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए चार्ली जैसे प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत होती है। उनके प्रोग्रामिंग कौशल की वजह से वह किसी भी आइडिया को हकीकत में बदल सकते हैं। हालांकि वह तुरंत अपने दोस्त का मजाक उड़ाते हुए उसकी बर्गर खाने की आदत का जिक्र करता है। उनकी इस मजेदार नोकझोंक को देखकर लुकास को खुशी होती है। वह सोचता है कि अमेरिका आते ही वह पहले ही कंपनी फाउंडर्स से मिल चुका है। उसे लगता है कि अमेरिका की यह यात्रा उसके लिए अब तक पूरी तरह से सार्थक रही है। शाम को वे उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां चार्ली रहता है। ये एक सामान्य अपार्टमेंट बिल्डिंग में स्थित है। अपार्टमेंट साफ सुथरा और अच्छी तरह से सुसज्जित है, जो लुकास की उम्मीद से बेहतर है। लुकास को पता चलता है कि इस तरह के घर का किराया लगभग 4 मिलियन वॉन, थोड़ा सा $3,000 से ज्यादा है।
चार्ली समझाता है कि अमेरिका में रियल एस्टेट कोरिया की तुलना में ज्यादा महंगा है। खासतौर पर सैन फ्रांसिस्को में रियल एस्टेट के दाम सबसे ज्यादा है। चार्ली फ्रिज से एक बियर का कैन निकालकर लुकास की ओर फेंकता है। चार्ली कहता है कि खाना खाने के बाद उन्हें अपने मुंह को ताज़ा करना चाहिए और लुकास की ट्रिप के प्लान पर चर्चा करनी चाहिए। चार्ली अपने दोस्त को इतने अच्छे से जानता है कि वह समझ जाता है कि लुकास अमेरिका केवल घूमने के लिए नहीं आया है। लुकास मुस्कुराते हुए खुश होता है कि उसका दोस्त अभी भी उसे इतनी अच्छी तरह समझता है। बियर के कैन पर कैन पीते हुए दोनों दोस्त उन वर्षों के बारे में बात करते हैं जो उनके अलगाव में बीती थी। चार्ली इस बात से बहुत खुश है कि लुकास ने मारिया से तलाक ले लिया, जिसे वह कभी पसंद नहीं करता था। लुकास इस अनुभव के लिए पछतावा करता है, लेकिन चार्ली कहता है कि यह सब उसे और मजबूत बना गया। फिर भी चार्ली खुश है कि उसका दोस्त अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया है और सफल निवेशों की वजह से अपनी जिंदगी में सुधार किया है। वह कहता है कि अमेरिका में बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा चुके हैं और कुछ तो इसे खुद बनाकर अमीर हो गए हैं। चार्ली सुझाव देता है कि लुकास अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाए। लुकास इस विचार में रुचि लेता है, लेकिन उसके पास अभी एक और योजना है जिसमें वह चार्ली की मदद चाहता है। चार्ली उत्सुकता से पूछता है कि वह अपने पुराने दोस्त की कैसे मदद कर सकता है। लुकास की योजना है कि वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता है। चार्ली को लगता है कि यह आइडिया लुकास के ज्यादा पीने के कारण आया है। हालांकि लुकास क्रिस और हेलन से मिलने के बाद अपनी कंपनी शुरू करने के विचार को लेकर गंभीर हो गया है। चार्ली लुकास को समझाने के लिए 3 मुख्य घटकों के बारे में बात करता है जो किसी भी स्टार्टअप के लिए जरूरी होते हैं। 1. कैपिटल, नकद और अन्य संपत्तियां। 2. यूनिक आइडिया जो स्टार्टअप को बाजार में अलग बनाता है। 3. एबिलिटीज, स्टार्टअप की क्रिएटर और प्रतिनिधि की क्षमताएं। चार्ली समझाता है कि अगर आपके पास पैसे और आइडिया दोनों हैं, लेकिन आप कंपनी को सही तरीके से मैनेज करने की क्षमता नहीं रखते, तो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। और अगर आपके पास स्किल्स हैं लेकिन शुरुआती कैपिटल नहीं है, तो भी असफलता संभव है। लुकास इस पर सोचने लगता है कि एक सीईओ में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि प्रोफेशनलिज्म, इंटेलिजेंस और एनर्जी। चार्ली के मुताबिक एक कंपनी चलाना आसान नहीं है और अगर आपके पास पैसे हैं तो उन्हें निवेश करना बेहतर है। दोस्त की बातों से लुकास एक नई लाइफ स्ट्रेटेजी चुनने के बारे में सोचने लगता है। वह चार्ली से पूछता है कि निवेश कैसे किया जाए।